हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज वाली इस वाली वीडियो में हम आपके साथ देखेंगे, वो है कंबाइंड एनालिसिस ऑफ सेक्शन 56 टू 10 43 सीए और सेक्शन 50 सी। अच्छा, तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो आपस में बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड हैं, इसका हम आपके साथ एक कंबाइंड एनालिसिस देखेंगे और साथ में हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके साथ करेंगे। तो हम आपके साथ तीन प्रोविजंस कौन से देख रहे हैं। सबसे पहले मतलब सेक्शन 56 टू 10 43 सीए और सेक्शन 50 सी का कंबाइंड एनालिसिस। अच्छा, ये सीए फाइनल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीए इंटर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में सीएमए फाइनल प्लस इंटर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको टैक्स के लिए, अगर आपको इनकम टैक्स में, अगर आप किसी भी कोर्स में अगर आप पढ़ रहे हैं, किसी भी लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अच्छा, तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस 56 टू 10 43 सीए और सेक्शन 50 सी। सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं सेक्शन 56 टू 10 के बारे में। अच्छा, तो डियर आपको पता है सेक्शन 56 टू 10 डील करता है गिफ्ट के साथ, और आपको पता है साहब एज पर सेक्शन 56 टू 10 क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन से रिसीव करता है, अगर कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन से रिसीव करता है, क्या मनी रिसीव करता है, इम्यूएबल प्रॉपर्टी रिसीव करता है या फिर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव करता है। तो मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई मनी दिया, कोई इम्यूएबल प्रॉपर्टी दिया या फिर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी दिया विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। उस सिचुएशन में जो बायर या फिर जो रिसिपिएंट है, मतलब जिसको ये प्रॉपर्टी या पैसे मिल रहे हैं, उसके हैंड में सेक्शन 56 टू 10 अट्रैक्ट हो सकता है। और अगर सेक्शन 56 टू 10 अट्रैक्ट हो गया तो उस पर्सन की इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज की इनकम सेक्शन 56 टू 10 के हिसाब से टैक्सेबल हो सकती है। तो इसमें कैसे कैसे क्या होता है मेरे साथ साथ थोड़ा सा देखना। अच्छा, सेक्शन 56 टू 10 किसके हैंड में अट्रैक्ट होता है? जो पर्सन कोई प्रॉपर्टी मनी वगैरह रिसीव करता है या उसने अगर कोई प्रॉपर्टी या कोई अगर उसने कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज की है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अच्छा, तो ये कब कब अट्रैक्ट होता है? मनी के केस में और प्रॉपर्टी के केस में। प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इम्यूएबल भी हो सकती है। ठीक बात। अच्छा, सेक्शन 56 टू 10 की एप्लीकेबिलिटी के लिए जरूरी है कि जो प्रॉपर्टी जिसे रिसीव होती है, मीन्स जो प्रॉपर्टी जिस पर्सन को रिसीव हुई, उस पर्सन के लिए वो प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? स्टॉक एंड ट्रेड नहीं होनी चाहिए, कैपिटल एसेट होनी चाहिए। अच्छा, फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 56 टू 10, तो सर आप ये बोलना चाहते हो कि जो सेक्शन 56 टू 10 है वो डोनर या फिर मतलब गिवर या फिर उस पर्सन के हैंड में अट्रैक्ट नहीं होता जो कि सेल कर रहा है। हमने कहा नहीं, सेक्शन 56 टू 10 किसके हैंड में अट्रैक्ट होता है? जो रिसीवर है, जिसको कोई प्रॉपर्टी मिल रही है या जो कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज कर रहा है, मींस बायर या फिर रेसिपिएंट के हैंड में। अच्छा, और बायर या फिर रेसिपिएंट के हैंड में भी सेक्शन 56 टू 10 कब लगता है? जब जो प्रॉपर्टी है जो ये मतलब रिसीव कर रहा है, वो प्रॉपर्टी उसके हैंड में कैसी होनी चाहिए? कैपिटल एसेट होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी इनके हैंड में कैपिटल एसेट नहीं है, अगर ये प्रॉपर्टी इनके हैंड में कैपिटल एसेट नहीं है, उस सिचुएशन में बायर या फिर रेसिपिएंट के हैंड में सेक्शन 56 टू 10 अट्रैक्ट नहीं होगा। अच्छा, तो सर सेक्शन 56 टू 10 किन किन चीजों की वजह से अट्रैक्ट होता है? अगर रिसिपेंट को कोई मनी मिलता है या कोई इम्यूएबल प्रॉपर्टी मिलती है, जैसे लैंड बिल्डिंग या फिर बोथ, या फिर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है या फिर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, प्रोवाइडेड ये जो इम्यूएबल प्रॉपर्टी या फिर जो मूवेबल प्रॉपर्टी है ये रेसिपेंट के हैंड में कैपिटल एसेट कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए। और थोड़ा सा मैं अगर आपको और दिखाऊं तो सेक्शन 56 टू 10 के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कवर्ड है। अच्छा, इम्यूएबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड बिल्डिंग या फिर बोथ, और मतलब मूवेबल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ गया? शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, बुलियन, ड्राइंग, पेंटिंग, वर्क ऑफ आर्ट, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर और वर्चुअल डिजिटल एसेट। प्रोवाइडेड ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है ये रेसिपिएंट या फिर बायर के हैंड में स्टॉक एंड ट्रेड नहीं, कैपिटल एसेट होनी चाहिए। अगर ये स्टॉक एंड ट्रेड है तो रेसिपिएंट या फिर बायर के हैंड में सेक्शन 56 टू 10 अट्रैक्ट नहीं होगा। अच्छा, तो सर सेक्शन 56 टू 10 अट्रैक्ट कब होगा और अगर ये अट्रैक्ट होता है तो उसके क्या इंप्लीकेशंस है? तो लेट्स से तो मान लीजिए कि हमारे जो मतलब रिसिपिएंट है, लेट्स से मिस्टर बी, इनको पैसे मिलते हैं विदाउट कंसिडरेशन, मतलब किसी भी पर्सन ने इनको कुछ पैसे दे दिए, तो उस केस में सेक्शन 56 टू 10 रेसिपिएंट के हैंड में अट्रैक्ट हो सकता है। बट सर अगर मुझे किसी ने 100 रुपए भी दे दिए तो क्या सेक्शन 56 टू 10 मेरे हैंड में अट्रैक्ट हो गया? नहीं। अच्छा, तो फिर मनी के केस में सेक्शन 56 टू 10 कब अट्रैक्ट होता है? अगर मुझे मनी मिलता है विदाउट कंसिडरेशन और जो अग्रीगेट मनी जो मुझे मिला है फ्रॉम ऑल द डोनर्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब मान लीजिए प्रीवियस ईयर 23-24 जो एग्रीगेट मतलब पैसे मिले हैं विदाउट कंसिडरेशन, अगर ये 50,000 रुपए तक है इट इज ओके, तो आपके ऊपर सेक्शन 56 टू 10 अट्रैक्ट नहीं होता। अगर ये 50,000 से ज्यादा है तो आपके केस में सेक्शन 56 टू 10 अट्रैक्ट हो जाता है और जितने पैसे आपको मिले हैं वो रिसिपिएंट के हैंड में इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज का पार्ट बन जाएगा एज पर सेक्शन 56 टू 10। तो मान लीजिए कि मिस्टर ए ने बर्थडे में अपने फ्रेंड्स से गिफ्ट लिया मनी के फॉर्म में, इनको इनके फ्रेंड्स ने मनी दे दिया एज अ गिफ्ट,
और पूरे साल में इनको जो अपने फ्रेंड से जो पैसे मिले, जो मनी मिला, ये मान लीजिए 40,000 रुपीज है। तो चूंकि ये 50,000 रुपए तक है, इसलिए मिस्टर ए के हैंड में 56 टू 10 अट्रैक्ट नहीं होता। बट लेट्स ये 60,000 रुपए अगर इनको पूरे साल में अगर इनको पैसे मिले हैं तो उस केस में सेक्शन 56 टू 10 अट्रैक्ट हो गया। अच्छा, कुछ केसेस में डियर सेक्शन 56 टू 10 अट्रैक्ट नहीं भी होता, बट हम आपके साथ इस वाली मतलब वीडियो में 56 टू 10 के डिटेल्ड एनालिसिस की बात नहीं कर रहे, वो हम किसी और वीडियो में आपके साथ करेंगे। आज हमारी जो मतलब वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो है 56 टू 10 के साथ 50C और 43CA का कंबाइंड एप्लीकेशन देखना। ठीक बात है। अच्छा, इसके बाद सेक्शन 56 टू 10 और कब कब लगता है, अगर रिसिपिएंट या फिर बायर ने कोई इम्यूएबल प्रॉपर्टी या तो परचेज की है या तो उसे रिसीव हुई है, परचेज की है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, और अगर रिसीव हुई है तो फॉर विदाउट कंसिडरेशन। अच्छा, इसी तरीके से कोई इम्यूएबल प्रॉपर्टी, तो फिर मेरे साथ साथ देखेंगे। अगर मान लीजिए जो मतलब रिसिपिएंट या फिर जो बायर है, अगर इसने कोई इम्यूएबल प्रॉपर्टी इसे रिसीव हुई है या इसने परचेज की है, अगर ये इसने विदाउट कंसिडरेशन अगर इसे रिसीव हुई है, मतलब मान लीजिए कि मिस्टर ए के फ्रेंड ने मिस्टर ए को कोई लैंड या फिर कोई मतलब बिल्डिंग एज अ गिफ्ट दे दिया, तो उस केस में मिस्टर ए के हैंड में जो कि वो हमारे क्या बन गए, बायर या फिर रिसिपिएंट, उनके हैंड में सेक्शन 56 टू 10 अट्रैक्ट हो सकता है। और अट्रैक्ट होने की वजह से सेक्शन 56 टू 10 की वजह से इनके हैंड में इनकम अंडर दैट अदर सोर्सेज अराइज हो सकती है। बट 56 टू 10 की अट्रैक्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि जो रिसिपिएंट होगा उसके हैंड में वो प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, स्टॉक एंड ट्रेड होनी, स्टॉक एंड ट्रेड नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी उनके हैंड में कैपिटल एसेट होनी चाहिए। अच्छा, तो मान लीजिए कि मिस्टर ए को कोई प्रॉपर्टी मिली विदाउट कंसिडरेशन, तो उस केस में क्या 56 टू 10 हर बार अट्रैक्ट होगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे साथ साथ, अगर इनको कोई प्रॉपर्टी मिलती है विदाउट कंसिडरेशन, मतलब इन्होंने उस प्रॉपर्टी के लिए कोई भी पैसे नहीं दिए, कोई मतलब इन्होंने उस लैंड बिल्डिंग वगैरह के लिए कोई भी पैसे नहीं दिए, और अगर ये प्रॉपर्टी मिलती है विदाउट कंसिडरेशन पर अगर उस प्रॉपर्टी का जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है बट अगर वो अप टू 50,000 रुपीज तक है। सर क्या बात करते हो, लैंड बिल्डिंग की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपए तक, मान लीजिए कोई अगर लैंड बिल्डिंग है जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपए तक है, उस केस में रिसिपिएंट के हैंड में 56 टू 10 अट्रैक्ट नहीं होगा। उस केस में रिसिपिएंट के हैंड में 56 टू 10 अट्रैक्ट नहीं होगा। बट अगर इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो वो 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में जितनी इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो रिसिपिएंट मतलब मिस्टर ए के हैंड में इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस का पार्ट बन जाएगी। ठीक बात है। अच्छा, तो मान लीजिए कि मतलब मिस्टर ए ने अपने किसी फ्रेंड से कोई प्रॉपर्टी रिसीव की है, कोई प्लॉट रिसीव किया एज अ गिफ्ट, और उस प्लॉट का अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 48,000 रुपीज है, तो चूंकि उस प्लॉट को इन्होंने विदाउट कंसिडरेशन रिसीव किया है तो 56 टू 10 अट्रैक्ट होने के चांसेस बन सकते हैं। बट चूंकि अगर इस प्लॉट का जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ये 48,000 रुपए तक है, मतलब अप टू 50,000, उस केस में 56 टू 10 अट्रैक्ट नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। और एप्लीकेबल नहीं होने की वजह से मिस्टर ए मतलब रिसिपिएंट के केस में रिसिपिएंट के हैंड में कोई भी इनकम अदर सोर्सेस की अट्रैक्ट नहीं होगी। ठीक बात है। अच्छा, दूसरा, अगर मान लीजिए इस प्लॉट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 60,000 रुपए है, तो 60,000 रुपए अगर इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, उस केस में चूंकि 50,000 रुपए से ज्यादा हो गई, तो चूंकि ये 50,000 से ज्यादा है तो जो स्टैम्प ड्यूटी का जो अमाउंट होगा वो मतलब वो मिस्टर ए के हैंड में अदर सोर्सेज की इनकम बन जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, तो ये तो बात हुई साहब विदाउट कंसिडरेशन। बट लेट्स से सर मैंने ना कोई इम्यूएबल प्रॉपर्टी परचेज की, मैंने कोई लैंड बिल्डिंग वगैरह परचेज किया और मैंने उसके लिए पैसे दिए, बट जो मैंने पैसे दिए हैं वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से इनएडिक्वेट है, मतलब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो सर सबसे पहला तो सवाल ये बनता है कि आप इनएडिक्वेट कब बोलोगे, या फिर इनएडिक्वेट आप किस मतलब सिचुएशन में बोल सकते हो, किस बेसिस में बोल सकते हो। मैंने लेट्स से मान लीजिए मैंने डीएलएफ बिल्डर से कोई फ्लैट खरीदा 50 लाख रुपए का, तो आप उसे इनकम टैक्स एक्ट के पर्पसेस के लिए इनएडिक्वेट कंसिडरेशन कब बोल सकते हो। मैंने तो उस फ्लैट के लिए पैसे दिए, तो आप उसे इनएडिक्वेट कब बोल सकते हो। तो सेक्शन 56 टू 10 बोलता है कि हम उसे इनएडिक्वेट तब बोलेंगे यदि उस फ्लैट का जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो आपके द्वारा दिए गए कंसिडरेशन से ज्यादा है। तो लेट्स से मान लीजिए मैंने फ्लैट 50 लाख का खरीदा और उस फ्लैट की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो है 52 लाख रुपए। तो इसका मतलब फ्लैट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 52 लाख रुपए, मैंने वो फ्लैट डीएलएफ से कितने का खरीद लिया, 50 लाख रुपए का। तो चूंकि मैंने वो फ्लैट डीएलएफ से 50 लाख का खरीद लिया, इसलिए इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से वो जो कंसिडरेशन है वो चूंकि जो मैंने कंसिडरेशन पे करना है या जो मैंने पे किया है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी से कम है, इसलिए वो कंसिडरेशन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। तो इसका मतलब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के केस में जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द इम्यूएबल प्रॉपर्टी होता है वो कंसिडरेशन अमाउंट से ज्यादा होता है। जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द इम्यूएबल प्रॉपर्टी होता है वो कंसिडरेशन अमाउंट से ज्यादा होता है। तो मान लीजिए मैंने कोई इम्यूएबल प्रॉपर्टी परचेज की
और मैंने जो कंसिडरेशन पे किया वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है, वो मान लीजिए स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो क्या बायर के हैंड में सेक्शन 56(2)(10) अट्रैक्ट हो सकता है? हो सकता है, यदि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, पहली बात तो इनके लिए क्या होनी चाहिए, कैपिटल एसेट होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मैंने डीएलएफ से कोई फ्लैट परचेज किया और उस फ्लैट को मैं आगे किसी और पर्सन को सेल करता हूं, तो उस केस में मेरे हैंड में 56(2)(10) अट्रैक्ट नहीं होगा, बिकॉज 56(2)(10) रिसिपेंट के हैंड में तभी अट्रैक्ट होता है जब वो प्रॉपर्टी रिसिपेंट के लिए क्या है, कैपिटल एसेट है। ठीक बात है। अच्छा, तो सवाल बनता है कि सर लेट्स से कि मैंने डीएलएफ से कोई फ्लैट परचेज किया और उस फ्लैट की जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, मैंने जो कंसिडरेशन पे किया उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब मैंने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दिया, मतलब सवाल बनता है कितना अमाउंट मेरे हैंड में टैक्सेबल होगा। अच्छा, तो पहला ऑप्शन था स्टैंप ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन अमाउंट, मतलब 52 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है माइनस कंसिडरेशन अमाउंट जो मैंने 50 लाख रुपए दिया, 2 लाख रुपए मेरे हैंड में लायबल टू टैक्स कर दो। पहला ऑप्शन तो ये है। बट अगर आप ये ऑप्शन अगर आप रखते हो तो साहब इससे बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। क्यों? क्योंकि रियलिटी में डियर जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होती है और जो मार्केट प्राइस होता है वो जनरली सेम नहीं होता। जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होती है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बोले तो वो वैल्यू जिसमें आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है उस प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसको आप आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं मतलब सर्कल रेट। अच्छा, क्योंकि जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो होती है और जिस प्राइस में मैंने उस प्रॉपर्टी को या कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की होती है वो यूजुअली सेम नहीं होती, दोनों में वेरिएशन होता है। और ये जो वेरिएशन है डियर ये 2 से 5% तक इजीली हो सकता है। तो अगर मान लीजिए एक्ट ये बोल दे कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन अमाउंट जो भी आपका रहा वो आपकी अदर सोर्सेस की इनकम बन जाएगा, तो उसी के लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो एक्ट ने कहा ठीक है, हम आपको एक सेफ हार्बर देंगे, मीन्स हम आपके लिए क्या देंगे, एक टॉलरेंस लिमिट देंगे। तो मतलब बायर के हैंड में सेक्शन 56(2)(10) तभी अट्रैक्ट होगा यदि बायर ने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब जिस प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है और जो कंसिडरेशन आपने पे किया वो कम है। पर छोटे मोटे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए हम 56(2)(10) अट्रैक्ट नहीं करेंगे अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का अमाउंट आपका 10% ऑफ द कंसिडरेशन से ज्यादा होगा, तभी हम 56(2)(10) को अट्रैक्ट करेंगे और बायर के हैंड में अदर सोर्सेस की इनकम बनेगी। मतलब सर, मतलब मान लीजिए मैंने जो प्रॉपर्टी परचेज की वो मैंने परचेज की 50 लाख रुपए की, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है इसका 52 लाख रुपए। मैंने लेट से प्रॉपर्टी परचेज की 50 लाख की, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 52 लाख रुपए। यहाँ पे क्या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है? हाँ सर, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन द परचेज प्राइस या फिर कंसिडरेशन अमाउंट। हियर इज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का अमाउंट कितना है? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। अगर आप इस 2 लाख रुपए की इनएडिक्वेट कंसिडरेशन को अगर आप उस अमाउंट से कंपेयर करो जो आपने पे किया है, मतलब 50 लाख रुपए, तो 2 लाख को अगर आप 50 लाख से कंपेयर करते हो डियर तो सिर्फ 4% बनता है, सिर्फ 4% बनता है। और 2 से 5% का नॉर्मल वेरिएशन मार्केट में होता है, 2 से 5% का नॉर्मल फ्लक्चुएशन मार्केट में होता है। तो ऐसा हो सकता है कि मैंने भले उस प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 52 लाख रुपए हो, बट उसका उस समय का जो मार्केट प्राइस हो वो हो सकता है सिर्फ 50 लाख रुपए, क्योंकि साहब मार्केट में जो प्राइस जो आता है, जो प्राइस जो फिक्स होता है वो कॉन्टिन्यूअस डिमांड और सप्लाई की बेसिस पे फिक्स होता है। बट जो सर्कल रेट या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू या जिस वैल्यू पे स्टैंप ड्यूटी पे करनी है वो फ्रिक्वेंटली रिवाइज या चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स कि जो सर्कल रेट गवर्नमेंट फिक्स करती है वो डियर रेयरली चेंज होता है, साल में, 2 साल में, 3 साल में चेंज होता है, वो भी शायद ना हो। बट जो मार्केट प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी होता है वो कॉन्टिन्यूसली डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे चेंज होता रहता है। तो अब 2 से 5% का वेरिएशन बहुत ही नॉर्मल वेरिएशन है, तो एक्ट ने कहा ठीक है, हम आपको 10% का वेरिएशन अलाउ करते हैं। मतलब ये हुआ कि जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का अमाउंट है, अगर ये अप टू 10% ऑफ द कंसिडरेशन है, तो उस केस तक हम आपके लिए 56(2)(10) आपके हैंड में, मतलब रिसिपिएंट या बायर के हैंड में अट्रैक्ट नहीं कराएंगे। मतलब कितने तक का हम आपको टॉलरेंस लिमिट देते हैं? अप टू 10% ऑफ द कंसिडरेशन। क्या मेरी बात समझ पाए? तो इसका मतलब अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 50 लाख की परचेज की है तो 50 लाख का आपने कंसिडरेशन पे किया, टॉलरेंस का अमाउंट कितना हो गया? 10% ऑफ द कंसिडरेशन, मतलब 55 लाख। तो अगर इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 55 लाख रुपए तक भी है तो भी हम आपके ऊपर 56(2)(10) अट्रैक्ट नहीं कराएंगे, बिकॉज दैट इज अ नॉर्मल वेरिएशन रेंज।
हाँ, अगर वो 10% ऑफ द कंसिडरेशन से एक्सीड कर जाएगी, उस सिचुएशन में फिर आपके ऊपर मतलब बायर के एंड में 56 टू 10 अट्रैक्ट हो जाएगा, और जो भी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का अमाउंट है मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन पेड, वो आपके अदर सोर्सेज की इनकम बन जाएगा। हम आपके साथ इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखेंगे, तो कृपया परेशान मत हो। तो हमने क्या देखा कि इम्यूएबल प्रॉपर्टी के लिए इम्यूएबल प्रॉपर्टी के लिए 56 टू 10 को अट्रैक्ट कराने के लिए जो टॉलरेंस लिमिट इन्होंने दी है वो कितना है, 10% ऑफ द कंसिडरेशन। ठीक बात है। और साथ में 50,000 रुपए का एक फिक्स अमाउंट, दोनों में से जो भी हायर हो, तो 50,000 का फिक्स अमाउंट या फिर 10% ऑफ द कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। और साहब आज के केस में 10% ऑफ द कंसिडरेशन ही हायर होता है, क्योंकि 5 लाख रुपए में आपको कौन सी इम्यूएबल प्रॉपर्टी मिलती है। बट एनी हाउ आपको क्या याद रखना है कि 56 टू 10 बायर के हैंड में इम्यूएबल प्रॉपर्टी वाली सिचुएशन में तभी अट्रैक्ट होगा जब अमाउंट ऑफ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन जो है वो 50,000 या 10% ऑफ द कंसिडरेशन में से जो भी हायर होगा, यदि वो उससे ज्यादा है तब तो अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज अट्रैक्ट नहीं होगा। अभी हम आपके साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे, तो परेशान मत हो। अच्छा, तो सर ये तो 56 टू 10 हुआ, तो फिर यहाँ पे 43 CA और 50 C का क्या इंप्लीकेशन। तो चलिए इसमें ना पहले एग्जांपल देख लेते हैं, तो मेरे साथ साथ देखेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देख लें। मान लीजिए मिस्टर बी ने कोई बिल्डिंग परचेज की है फ्रॉम मिस्टर सी, और मिस्टर सी ने ये बिल्डिंग मिस्टर बी को सेल की है, और इसको इन्होंने 50 लाख रुपए में सेल किया। मतलब मिस्टर सी ने मिस्टर बी को बिल्डिंग 50 लाख की सेल की है, और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग है वो है 48 लाख रुपए। मुझे बताएं, फर्स्ट केस में मैंने मान लीजिए मिस्टर सी से कोई बिल्डिंग परचेज की है, मैंने 50 लाख रुपए दी, और उस बिल्डिंग का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 48 लाख रुपए। कैसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू गवर्नमेंट जो है वो यूजुअली गवर्नमेंट मतलब चाहती है कि हम उसे लोअर साइड में फिक्स करें यूजुअली, बट मार्केट में फ्लक्चुएशन की वजह से जो लोअर साइड की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो भी हो सकता है हायर साइड में चले जाए और मार्केट प्राइस जो है उससे भी कम हो जाए। ऐसा हो सकता है ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशन। ठीक बात है। अच्छा, तो लेट्स से मैंने जो प्रॉपर्टी परचेज की 50 लाख की, उसमें जो उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 48 लाख रुपए। तो सबसे पहला सवाल, क्या 56 टू 10 अट्रैक्ट होता है? नहीं सर, 56 टू 10 के अट्रैक्ट होने के लिए जरूरी है, 56 टू 10 को अट्रैक्ट होने के लिए जरूरी है सबसे पहले कि आपका जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो कंसिडरेशन के अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है? 48, कंसिडरेशन का अमाउंट कितना है? 50। क्योंकि यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज लेस देन द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, तो यहाँ पे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है ही नहीं, इसलिए 56 टू 10 अट्रैक्ट नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है साहब वो आपके कंसिडरेशन के अमाउंट से एक्सीड नहीं कर रहा, उससे कम है बेसिकली, इसलिए 56 टू 10 अट्रैक्ट ही नहीं होता। ठीक बात है। अच्छा, लेट्स से 52 लाख रुपए, अगर मान लीजिए इस प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 52 लाख रुपए है, तो क्या होता? तो सबसे पहला सवाल, क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन के अमाउंट से ज्यादा है? हाँ सर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 52 है, कंसिडरेशन का अमाउंट 50 है। अच्छा, तो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज हायर देन द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। ठीक बात है। तो हायर देन द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन की वजह से 56 टू 10 के अट्रैक्ट होने की संभावना बनती है। पर क्या हर छोटे मोटे अमाउंट के लिए 56 टू 10 अट्रैक्ट हो जाएगा? नहीं, 56 टू 10 आपको एक टॉलरेंस लिमिट देता है, और वो टॉलरेंस लिमिट कितना है? अप टू 10% ऑफ द कंसिडरेशन अमाउंट। तो अगर अप टू 10% ऑफ द कंसिडरेशन अमाउंट तक का वेरिएशन है तो भी 56 टू 10 अट्रैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे कंसिडरेशन अमाउंट कितना है? 50 लाख रुपए, इसका 10% कितना बना? 5 लाख रुपए। तो हमने क्या देखा, अप टू 10% ऑफ द कंसिडरेशन 5 लाख या फिर 50,000 का फिक्स लिमिट, दोनों का हायर कौन सा है? 5 लाख। तो अगर अप टू 5 लाख तक का वेरिएशन भी है तो भी 56 टू 10 अट्रैक्ट नहीं होगा। यहाँ पे 52 लाख स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होने की वजह से वेरिएशन तो है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन के अमाउंट में वेरिएशन तो है, बट ये वेरिएशन कितना है? सिर्फ 2 लाख। और टॉलरेंस लिमिट कहां तक है? 5 लाख तक। इसकी वजह से 56 टू 10 यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं हुआ, बिकॉज ये जो 2 लाख का जो वेरिएशन है साहब, ये टॉलरेंस लिमिट या फिर सेफ हार्बर लिमिट के रेंज में फॉल करता है, इसलिए 56 टू 10 अट्रैक्ट नहीं हुआ। और मिस्टर बी जो कि बायर हैं, उनके हैंड में किसी भी तरीके की इनकम 56 टू 10 की वजह से अट्रैक्ट नहीं होती बिकॉज ऑफ दिस बिल्डिंग। ठीक बात है। अच्छा, तीसरा, अगर मान लीजिए इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 56 लाख रुपए। सबसे पहला सवाल, क्या यहाँ पे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है? हाँ सर, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 56 है और कंसिडरेशन का अमाउंट 50 है, और यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 56 है, कंसिडरेशन 50 है, तो वेरिएशन कितना बना? 6 लाख रुपए। अच्छा, क्या 6 लाख रुपए का वेरिएशन
क्या 6 लाख रुपए का वेरिएशन का टॉलरेंस लिमिट को क्रॉस कर गया? टॉलरेंस लिमिट कितनी है सर? टॉलरेंस लिमिट है 50,000 रुपए का फिक्स है और 10% ऑफ द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन 50 लाख है, 10% बोले तो 5 लाख, दोनों का हायर कितना है? 5 लाख। तो जो 6 लाख का वेरिएशन है क्या ये 5 लाख के टॉलरेंस को क्रॉस कर गया? हाँ सर। तो इसका मतलब 6 लाख का वेरिएशन सर जी जो टॉलरेंस आपको दिया गया उससे भी क्रॉस कर गया। तो इसका मतलब अब यहाँ पे सही में एक ज्यादा अमाउंट के मतलब प्रॉपर्टी को कम पैसे में बेचा गया है, मतलब यहाँ पे टैक्स इवेजन हो सकता है। इसलिए 56(2)(10) मिस्टर बी के हैंड में अट्रैक्ट हो गया और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन अमाउंट मतलब 56 माइनस 50 जो 6 लाख रुपए है ये मिस्टर बी के हैंड में अदर सोर्सेस की इनकम बन जाएगा। तो 6 लाख रुपए मिस्टर बी के हैंड में 56(2)(10) में टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, तो चलें फिर जल्दी से हम अपने मेन मतलब मुद्दे पे आते हैं। 56(2)(10), 50C और 43CA की कंबाइंड एप्लीकेबिलिटी। तो फिर मेरे साथ साथ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 56(2)(10) किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है साहब? बायर या फिर रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। 50C किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 43CA किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर मेरे साथ साथ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेट्स ये है हमारे मिस्टर ए जो कि है सेलर किसके? किसी भी बिल्डिंग के, किसी भी लैंड या फिर मतलब बिल्डिंग के। अच्छा, होता क्या था डियर, भारत देश में प्रॉपर्टी को अंडर वैल्यू करके बुक्स में मतलब प्रॉपर्टी को अंडर वैल्यू करके सेल या फिर परचेज किया जाता था, ताकि इसके दो फायदे होते थे। एक तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, जो स्टैम्प ड्यूटी जो पेबल है वो आपके से कम हो जाती थी, और दूसरा जो टैक्स अमाउंट है वो कम हो जाता था। जैसे मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे देते हैं। लेट्स से मिस्टर ए के पास कोई बिल्डिंग है जो ये मिस्टर बी को सेल करना चाहते हैं। इस बिल्डिंग का जो मार्केट प्राइस है ये है 50 लाख रुपए, ठीक बात है। अच्छा, तो लेट्स से अगर ये बिल्डिंग मिस्टर ए 50 लाख का सेल करते हैं, तो इसका मतलब मिस्टर बी ने ये बिल्डिंग 50 की परचेज की, तो मिस्टर बी को 50 लाख रुपए पे स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। मान लीजिए 6% की स्टैम्प ड्यूटी है, तो 50 लाख का 6% बन गया 3 लाख रुपए। अच्छा, और साथ में मिस्टर ए को 50 लाख रुपए के अमाउंट को सेल्स कंसिडरेशन मान के इस पे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, ठीक बात है। अच्छा, ये क्या करते हैं, 50 लाख की बिल्डिंग को ये 20 लाख रुपए का ट्रांसफर करके दिखाते हैं और 30 लाख रुपए ब्लैक का ले लेते हैं। मतलब मिस्टर ए क्या करते हैं, 30 लाख रुपए कैश ले लेते हैं और व्हाइट में 20 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन दिखाते हैं। इसका फायदा क्या होगा, मिस्टर बी के लिए रिकॉर्ड्स में बिल्डिंग 20 लाख की है, इनको 20 लाख पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मतलब स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है, 20 लाख का 6% मतलब 50 लाख का 6% 3 लाख। अच्छा, 20 लाख का 6% हो गया आपका 1,80,000। तो मिस्टर बी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो 3 लाख मतलब स्टैम्प ड्यूटी जो 3 लाख बन रही थी वो घट के 1,80 हो गई, और मिस्टर ए को फायदा होगा कि अभी ने 20 लाख रुपए का सेल्स वैल्यू मान के इनको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। तो फिर दोनों का फायदा है। अच्छा, बट इससे सर जी होता यह था, इससे हो ये रहा था कि इकोनॉमी में बहुत बड़े पैमाने पे ब्लैक मनी सर्कुलेट हो रही थी बिकॉज ऑफ द रियल एस्टेट ट्रांजेक्शंस। तो इन सिचुएशंस को या इन चीजों को कर्व करने के लिए 3 सेक्शंस साइमल्टेनियसली ऑपरेट करते हैं, 43CA, 50C और 56(2)(10). 56(2)(10) रेसिपिएंट के केस में डील करता है और 43CA ट्रांसफर के लिए और 50C भी ट्रांसफर के लिए। तो सर ट्रांसफर के लिए फिर तो 2 अलग अलग सेक्शन हो गए। अच्छा, तो फिर मेरे साथ साथ देखेंगे, अगर जो पर्सन सेलर है जिसने लैंड या बिल्डिंग वगैरह सेल की, अगर उसने वो लैंड या बिल्डिंग अपने पास ट्रेडिंग एसेट की तरह से रखी थी, जैसे फॉर एग्जांपल डीएलएफ के लिए लैंड या फिर बिल्डिंग क्या है, ट्रेडिंग एसेट है, उनका काम ये लैंड बिल्डिंग को सेल करना। तो अगर मान लीजिए जो मतलब सेलर है, अगर उसके पास लैंड या बिल्डिंग ट्रेडिंग एसेट की तरह से थी, उस केस में 43CA लगता है। अगर वो लैंड या बिल्डिंग उनके पास कैपिटल एसेट की तरह से थी, तो उस केस में सेक्शन 50C लगता है। तो इसका मतलब डीएलएफ अगर कोई प्रॉपर्टी या कोई फ्लैट वगैरह सेल करता है, तो चूंकि डीएलएफ के लिए वो फ्लैट एक ट्रेडिंग एसेट है, उस सिचुएशन में डीएलएफ के हैंड में सेक्शन 43CA लग सकता है। कब लगेगा इसकी बात करते हैं। बट मान लीजिए मिस्टर ए, जिनका प्रॉपर्टी को सेल परचेज करने का बिजनेस नहीं है, ये अपना कोई प्लॉट सेल कर रहे हैं, या ये अपना कोई ऑफिस सेल कर रहे हैं, या अपना कोई बिल्डिंग सेल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्लॉट या फिर बिल्डिंग वगैरह है ये इनके लिए ट्रेडिंग एसेट नहीं है, इट इज अ कैपिटल एसेट इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। तो उस केस में सेक्शन 50C लग सकता है। अभी कब लगता है इसकी बात करते हैं। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, अगर जो पर्सन अपना इम्यूएबल प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, अगर वो इम्यूएबल प्रॉपर्टी उसके लिए ट्रेडिंग एसेट है, तो उस केस में सेक्शन 43CA लग सकता है, यदि उस प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी को उन्होंने सेल किया है, यदि उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसके कंसिडरेशन अमाउंट से ज्यादा है। मतलब डीएलएफ ने मुझे कोई फ्लैट सेल किया,
उस फ्लैट को डीएलएफ ने मुझे 50 लाख का सेल किया, जबकि उस फ्लैट की जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बनती थी वो बनती थी लेट से 52 लाख रुपए। तो डीएलएफ ने 52 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वाले फ्लैट को मुझे 50 का सेल किया। तो इसका मतलब ये है कि डीएलएफ कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को अंडर वैल्यू पे सेल करके हो सकता है कि ब्लैक में पैसे ले ले। तो ऐसी प्रैक्टिसेस को कर्व करने के लिए डियर सेक्शन 43 सीए क्या बोलता है, डीएलएफ के लिए हम सेक्शन 43 सीए अट्रैक्ट करा देंगे। बट सर ऐसे तो फिर छोटा मोटा वेरिएशन तो अलाउड होना चाहिए, बिकॉज स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के इक्विवेलेंट मार्केट तो बहुत कम रहता है। मार्केट तो डिमांड और फ्लक्चुएशन की वजह से उसमें प्राइसेस चेंज होते हैं। तो हमने कहा ठीक है 43 सीए कब अट्रैक्ट होगा, यदि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है प्रॉपर्टी की वो कंसिडरेशन अमाउंट का 110% से ज्यादा होगी। तो इसका मतलब अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज अप टू 110% ऑफ द कंसिडरेशन, उस केस में डीएलएफ के लिए 43 सीए अट्रैक्ट नहीं होगा। मतलब सर डीएलएफ ने फ्लैट सेल किया 50 लाख का, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 52 लाख। मुझे बताएंगे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू टू कंसिडरेशन अमाउंट का रेशो कितना है, मतलब 52 to 50 का रेशो कितना है, 104%। तो ये आपका विद इन द टॉलरेंस लिमिट है। तो उस केस में 43 सीए डीएलएफ के लिए अट्रैक्ट नहीं होगा, डीएलएफ बीइंग द सेलर। ठीक बात है। अच्छा, पर मान लीजिए डीएलएफ ने मुझे फ्लैट सेल किया 50 लाख का, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 60 लाख रुपए। डीएलएफ ने मुझे फ्लैट सेल किया 50 लाख का, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 60 लाख रुपए। इस केस में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू टू सेल्स कंसिडरेशन का रेशो कितना है, 120% के आसपास, जबकि टॉलरेंस के लिमिट कितना है, 110%। तो अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू टू कंसिडरेशन अमाउंट का रेशो अप टू 110% है, उस केस में 43 सीए अट्रैक्ट नहीं होगा। बट अगर इससे ये ज्यादा हो गया, उस केस में 43 सीए डीएलएफ मतलब सेलर के हैंड में अट्रैक्ट हो जाएगा। तो सर अट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होकर डियर ये होगा कि अब जब डीएलएफ के लिए उस फ्लैट का सेल प्राइस जब कंसिडर किया जाएगा, डीएलएफ भले बोले कि मैंने तो ये फ्लैट 50 का सेल किया, बट हम डीएलएफ के लिए जो बिजनेस इनकम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये जो फ्लैट है डीएलएफ के लिए क्या है, एक ट्रेडिंग एसेट। इसके लिए डीएलएफ के लिए जब हम बिजनेस इनकम कैलकुलेट करेंगे, वो हम 50 लाख का सेल्स प्राइस लेके नहीं करेंगे, 60 लाख का सेल्स प्राइस लेंगे। मतलब हम डीम्ड सेल्स प्राइस यहाँ पे लेंगे। अच्छा, if section 43 CA is attracted, SDV of the property shall be deemed as sales price of the building in the hands of Mr. A। तो जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है उसको हम डीम्ड सेल्स प्राइस मान लेंगे। बट सर डीएलएफ तो बोल रहा है कि मैंने ये फ्लैट 50 का सेल किया, आप जो है वो पेपर चेक कर लो। हमने कहा डीएलएफ तुमने कितने का सेल किया उससे हमें लेना देना नहीं है, हम तो सेक्शन 43 CA लगा देंगे और हम तुम्हारे लिए जो बिजनेस इनकम कैलकुलेट करेंगे वो हम 60 लाख के सेल्स प्राइस को लेकर कैलकुलेट करेंगे। तो सर क्या डीएलएफ इस स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को डिस्प्यूट नहीं कर सकता? कर सकता है। डीएलएफ इसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है, अपील कर सकता है वगैरह वगैरह। और अगर डीएलएफ अगर ऐसा कुछ नहीं करता, वो असेसिंग ऑफिसर के पास जा सकता है और असेसिंग ऑफिसर इस वाले मैटर को वैल्यूएशन ऑफिसर के पास भेज सकता है। ये बातें फिलहाल हम नहीं करते। अच्छा, पर मान लीजिए कि ये जो फ्लैट जो सेल किया या ये जो बिल्डिंग सेल किया है, ये सेल किया मान लीजिए मिस्टर ए ने, और उनके हैंड में ये जो बिल्डिंग है ये ट्रेडिंग एसेट नहीं है, ये कैपिटल एसेट। तो हम मिस्टर ए के हैंड में सेक्शन 50C लगा देंगे यदि सेम सिचुएशन, यदि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो कंसिडरेशन अमाउंट के 110% से ज्यादा है। तो मान लीजिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपना कोई बिल्डिंग सेल किया और इसको उन्होंने सेल किया 50 लाख रुपए का, उस बिल्डिंग की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 52 लाख रुपए। चूंकि ये बिल्डिंग मिस्टर बी के हैंड में, मिस्टर बी बीइंग द सेलर, इनके हैंड में एक कैपिटल एसेट है, इसलिए 43 CA नहीं लगेगा, 50C लग जाएगा। तो मिस्टर बी का ने ये जो बिल्डिंग जो सेल की है, 52 की स्टैंप ड्यूटी वाली बिल्डिंग 50 में सेल की है, मतलब अंडर वैल्यू पे सेल की है। पर यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू टू सेल्स कंसिडरेशन का रेशियो कितना है, 104%। और चूंकि 104% विद इन द टॉलरेंस लिमिट है, इसलिए हम 50C इन्वोक नहीं करेंगे और 2 लाख रुपए हम मिस्टर और हम 50 लाख रुपए ही सेल्स प्राइस मानेंगे इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बी। पर अगर मान लीजिए इस बिल्डिंग को जो उन्होंने 50 का सेल किया, इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 60 लाख रुपए है, तो इस केस में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू टू सेल्स प्राइस का रेशियो 120%, जो कि 110% के टॉलरेंस को क्रॉस कर गया। उस केस में हम जब मिस्टर बी के लिए कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे, क्योंकि ये बिल्डिंग उनके हैंड में कैपिटल एसेट की तरह से रखी हुई है, उस केस में हम 60 लाख रुपए लेंगे एज अ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक बात है। अच्छा, सो आई होप डियर आपको समझ आया कि 43 CA कब अट्रैक्ट होता है, इन द हैंड्स ऑफ सेलर, यदि सेलर ने उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज अ स्टॉक इन ट्रेड रखा हुआ है। और 43 CA कब अट्रैक्ट होगा, यदि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कंसिडरेशन अमाउंट के 110% से ज्यादा है, मतलब टॉलरेंस लिमिट कितना है, 110%। अगर वो 110% तक है, इट इज ओके, हम आपका 43 CA इन्वोक नहीं करेंगे। बट अगर आपके हैंड में वो बिल्डिंग एज अ कैपिटल एसेट है, उस केस में 50C इन्वोक होगा। और 50C भी कब इन्वोक होगा, इफ द एसडीवी ऑफ द प्रॉपर्टी कंसिडरेशन अमाउंट के 110% से ज्यादा होगी। अगर अप टू 110% है, उस केस में 50C इन्वोक नहीं होगा। अच्छा,
रिसिपेंट के हैंड में या फिर बायर के हैंड में 56-10 अट्रैक्ट हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, रिसिपेंट या फिर बायर के हैंड में 56-10 अट्रैक्ट हो सकता है। वो कब अट्रैक्ट होगा? 56-10 यदि बायर ने वो प्रॉपर्टी जो परचेज की है वो एज अ कैपिटल एसेट परचेज किया। अगर बायर ने इस प्रॉपर्टी को ट्रेडिंग एसेट की तरह से परचेज किया, मतलब डीएलएफ ने कोई फ्लैट बेचा, मान लीजिए एबीसी मतलब बिल्डर्स को, और एबीसी बिल्डर्स भी इस फ्लैट को आगे किसी और को सेल करने वाला है, तो उस केस में बायर के हैंड में किसी भी तरीके का 56-10 का इंप्लीकेशन नहीं आएगा। ठीक बात है, भले वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से इन्होंने क्यों ना परचेज किया। पर अगर बायर ने इस बिल्डिंग को कैपिटल एसेट की तरह से परचेज किया है, उस केस में 56-10 अट्रैक्ट हो सकता है इन द हैंड्स ऑफ बायर यदि 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 जो अमाउंट ऑफ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है ये हायर होना चाहिए किसका, 10% ऑफ द कंसिडरेशन या 50,000 रुपीज फिक्स्ड अमाउंट, हमने आपके साथ अभी थोड़ी देर पहले देखा था, इन दोनों में से जो भी हायर होगा। अच्छा, इस केस में मिस्टर बी ने 120 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी वाली प्रॉपर्टी को 100 लाख में परचेज किया। मतलब प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 120 लाख, परचेज आपने किया 100 लाख। क्या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है? हाँ सर। कितने का? 20 लाख रुपए का। ये तो जो क्या 20 लाख रुपए का इनएडिक्वेट कंसिडरेशन 50,000 रुपए से ज्यादा है? हाँ सर। क्या 10% ऑफ द कंसिडरेशन से ज्यादा है? 10% ऑफ द कंसिडरेशन मतलब 100 लाख का 10% मतलब 10 लाख। अच्छा, तो सर ये 20 लाख इन दोनों से ही ज्यादा है, तो उस केस में 20 लाख रुपए जो होंगे डियर, वो मिस्टर बी के हैंड में इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस की तरह से टैक्स होंगे एज पर सेक्शन 56(2)। ठीक बात है। अच्छा, साथ में एक छोटा सा पॉइंट और देख लें, मिस्टर बी को जब ये पेमेंट करेंगे फॉर द परचेस ऑफ द इमेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 194 IA के तहत इनको 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज लोअर, मतलब विच एवर इज हायर, इसका इनको टीडीएस करना पड़ेगा। मेरे साथ साथ देख लें, बायर हैज टू मेक टीडीएस एट द रेट ऑफ 1% ऑफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। और टीडीएस आपको कब करना है? एट अ टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। ठीक बात है। अच्छा, टीडीएस कब नहीं करना? यदि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी प्लस कंसिडरेशन दोनों ही 50 लाख से कम हो। अच्छा, एक कॉमन पॉइंट है डियर सेक्शन 50C, 43CA और 56(2)(10) के लिए, इसके बाद हम आपके साथ क्वेश्चंस देखेंगे। कॉमन पॉइंट ये है कि जो हम बार बार कह रहे हैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, सर जी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तो अलग अलग दिन अलग अलग हो सकती है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तो चेंज होती रहती है। और यूजुअली जब आपकी इकोनॉमी ग्रोइंग होती है, ध्यान दीजिएगा, यूजुअली जब आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है डियर, तो उस केस में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ना हर आगे के समय में बढ़ती है, मतलब इंक्रीज होती है। अच्छा, तो मान लीजिए होता क्या है प्रॉपर्टीज के केस में, क्या होता है, एक होता है डियर डेट ऑफ अग्रीमेंट ऑफ सेल। मान लीजिए मुझे डीएलएफ से कोई फ्लैट खरीदना है, तो एक होगा डेट ऑफ अग्रीमेंट ऑफ सेल, जहां पे मैंने डीएलएफ के साथ एक फ्लैट के लिए अग्रीमेंट किया होगा कि ठीक है ये वाला फ्लैट मुझे खरीदना है। और इसके बाद आता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब ये प्रॉपर्टी मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पर्पसेस के लिए रजिस्टर्ड होती है, जब मैं स्टैंप ड्यूटी वगैरह पे करता हूं। अच्छा, तो एक होता है डेट ऑफ अग्रीमेंट फॉर सेल और एक होता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये दोनों डेट अलग अलग होते हैं, और डेट ऑफ अग्रीमेंट पहले होता है और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन इसके बाद होता है। अच्छा, और बहुत बार डियर इन दोनों डेट्स के बीच में सब्सटेंशियल डिफरेंस होता है, इवन कभी कभी तो साल भर तक का डिफरेंस हो सकता है, और हो सकता है इस बीच में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू चेंज हो जाए, बढ़ जाए। अच्छा, तो हो सकता है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ अग्रीमेंट में कुछ और हो और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी में कुछ और हो। तो सवाल बनता है हम किस दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेंगे? तो एक्ट कहता है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 56(2)(10), 50C और 43CA कि आप सर जी डेट ऑफ अग्रीमेंट वाला स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले लेना, क्योंकि उस दिन का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू यूजुअली कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ द मतलब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो होगी प्रॉपर्टी की वो भी बढ़ेगी। अच्छा, तो आप डेट ऑफ अग्रीमेंट वाला स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले लेना, प्रोवाइडेड आप डेट ऑफ अग्रीमेंट के दिन कुछ कंसिडरेशन या पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव करोगे, मतलब सेलर जो है वो कंसिडरेशन या पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव करेगा। कैसे? बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, एनईएफटी, भीम आधार पे या फिर नेट बैंकिंग। मतलब जिस दिन अग्रीमेंट हुआ है, जिस दिन मैंने डीएलएफ के साथ फ्लैट के लिए अग्रीमेंट किया, लेट्स ये फ्लैट 50 लाख का है और मुझे मान लीजिए ये 50 लाख रुपए जो है ये मुझे रजिस्ट्रेशन वाले दिन देना है, बट अगर मैं अग्रीमेंट वाले दिन थोड़ा बहुत पैसा भी, लेट्स से 50,000 रुपए या मान लीजिए 20,000 रुपए मैं डीएलएफ को दे देता हूं बाय द मोड ऑफ अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, या थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग,
NEFT या फिर भीम आधार पे अगर मैं थोड़ा बहुत भी पैसा इनको डेट ऑफ अग्रीमेंट वाले दिन इनमें से किसी मोड में दे देता हूं तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में डेट ऑफ अग्रीमेंट वाला यूज कर सकता हूं। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में किस दिन का यूज कर सकता हूं? डेट ऑफ अग्रीमेंट वाला यूज कर सकता हूं। बट सर अगर आप वो पैसा उन्हें देते हैं DLF को कैश के फॉर्म में देते हैं या क्रॉस चेक के फॉर्म में देते हैं तो उस केस में सर जी फिर आपको डेट ऑफ ट्रांसफर वाला, उस केस में जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाला जो होगा फिर वही मतलब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी का ही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको लेना पड़ेगा। अच्छा चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं डियर। ये क्वेश्चन CA इंटर में भी इंस्टीट्यूट ने दिया और CA फाइनल के लिए भी दिया हुआ, तो आप समझ सकते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन देख लें। ये क्वेश्चन आपको हमारी जो MCQ की बुक उसमें भी मिल जाएगा और ICAI का MCQ का जो पोर्टल उसमें भी मिल जाएगा। तो मेरे साथ साथ देखेंगे। मिस्टर हरी या प्रॉपर्टी डीलर, तो अगर मिस्टर हरी प्रॉपर्टी डीलर है तो इसका मतलब जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी मिस्टर हरी के लिए क्या होगी? स्टॉक इन ट्रेड होगी। अच्छा तो इन्होंने एक बिल्डिंग सेल की, तो ये जो बिल्डिंग मिस्टर हरी के पास होगी, चूंकि ये प्रॉपर्टी डीलर है तो ये बिल्डिंग मिस्टर हरी के पास कैसी होगी? स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में होगी। अच्छा इन द कोर्स ऑफ इट्स ऑफिस बिजनेस, तो ये क्लियर हो गया कि जो बिल्डिंग मिस्टर हरी ने सेल की है साहब ये स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में सेल की। अच्छा टू हिज फ्रेंड मिस्टर राजेश, और मिस्टर राजेश ने इस बिल्डिंग को परचेज किया। तो सवाल बनता है मिस्टर राजेश के हैंड में ये बिल्डिंग क्या है? स्टॉक इन ट्रेड है या फिर कैपिटल एसेट है? हमें इसके लिए देखना पड़ेगा मिस्टर राजेश का नॉर्मल प्रोफेशन क्या है। मिस्टर राजेश क्या है? मिस्टर राजेश भी डीलर है, पर किसके? ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स के। ध्यान दीजिएगा मिस्टर राजेश क्या है साहब? ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स के डीलर हैं। तो इसका मतलब मिस्टर राजेश ने जो ये बिल्डिंग परचेज की है ये आगे अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करने के लिए परचेज नहीं की, क्योंकि इनका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑटोमोबाइल का स्पेयर पार्ट में डील करना है, ना कि बिल्डिंग में डील करना है। तो इसका मतलब मिस्टर हरी के लिए ये बिल्डिंग क्या है? स्टॉक इन ट्रेड, बट मिस्टर राजेश के लिए ये बिल्डिंग क्या है? कैपिटल एसेट। ठीक बात है। फॉर ₹100 लाख, तो मिस्टर हरी ने ये बिल्डिंग कितने की सेल की? 100 लाख रुपीस की 1/1/2024 को, जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 120 लाख रुपए। ध्यान दीजिएगा मिस्टर हरी ने 100 लाख रुपीस की बिल्डिंग सेल की मिस्टर राजेश को, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 120 लाख रुपए। बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 120 लाख रुपए कब है? 1/1/2024 को, मतलब रजिस्ट्रेशन वाले दिन। अच्छा इन्होंने आगे लिखा हुआ है द अग्रीमेंट वॉज एंटर्ड ऑन 1/9/2023, मतलब अग्रीमेंट हमने 4-5 महीने पहले कर लिया था जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110 लाख रुपए थी। ध्यान दीजिएगा डेट ऑफ अग्रीमेंट वाले दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी? 110 लाख। तो हमारा सबसे पहला सवाल ये होगा कि हम जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे वो हम अग्रीमेंट वाले दिन का लेंगे या रजिस्ट्रेशन वाले दिन का लेंगे? हम अग्रीमेंट वाले दिन का मतलब 1/9/2023 वाला स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेंगे। यदि 1/9/2023 को हरी को कंसिडरेशन या पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन जो है वो किसी भी प्रिस्क्राइब्ड मोड से मिला हो। अच्छा तो मेरे साथ साथ देखेंगे मिस्टर हरी हैज रिसीव्ड अ डाउन पेमेंट ऑफ 15 लाख बाय NEFT फ्रॉम मिस्टर राजेश ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट। तो इसका मतलब मिस्टर राजेश ने 15 लाख रुपए का डाउन पेमेंट अग्रीमेंट वाले दिन NEFT से मिस्टर हरी को कर दिया था। तो इसकी वजह से हम जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे वो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किस दिन की लेंगे? 1/9/2023 की लेंगे। ठीक बात है। और 1/9/2023 को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 110 लाख रुपए। अच्छा तो अब हमें देखना है हरी के हैंड में, चूंकि हरी यहाँ पे सेलर है तो सेलर और बीइंग द सेलर प्रॉपर्टी इनके लिए क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। तो क्या 43CA अट्रैक्ट होता है? 43CA तब अट्रैक्ट होगा यदि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू टू कंसिडरेशन का जो रेशियो है ये 110% से ज्यादा होगा। यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 110 लाख। कंसिडरेशन जो मतलब सेल प्राइस कितना है? 100 लाख। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू टू कंसिडरेशन का रेशियो यहाँ पे 110% है एग्जैक्टली, उससे ज्यादा नहीं है। और 43CA के लिए जरूरी है कि 110% से एक्सीड करना चाहिए। प्लीज ध्यान दीजिए, एक्सीड्स 110% ऑफ द कंसिडरेशन। तो चूंकि यहाँ पे ये एक्सीड नहीं करता, अप टू 110 है, इसके लिए मिस्टर हरी के हैंड में 43CA अट्रैक्ट नहीं होगा और जो सेल प्राइस होगा वो वही होगा जो मिस्टर हरी डिक्लेयर कर रहा है, मींस 100 लाख रुपीज। तो मिस्टर हरी के लिए सेल प्राइस क्या होगा? 100 लाख रुपीज। और मिस्टर हरी के लिए चूंकि ये ट्रेडिंग एसेट है तो PGBP की इनकम बनेगी। अच्छा तो मिस्टर हरी ने इस बिल्डिंग को परचेज किया था 50 लाख का 12/2/2022 में, तो परचेज कॉस्ट है 50 लाख रुपए। तो PGBP की इनकम कितनी बनी मिस्टर हरी की? 50 लाख रुपए। तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर हरी? 50 लाख रुपए एज हिज बिजनेस इनकम। तो 1 का आंसर क्या हो गया? C। ठीक बात है। अच्छा तो हमने हरी के हैंड में देखा, अब हम बात कर लेते हैं राजेश की। राजेश बिंग द बायर ऑफ द प्रॉपर्टी, और बायर ऑफ द प्रॉपर्टी के साथ साथ ये
प्रॉपर्टी इनके लिए कैपिटल एसेट है और इसको इन्होंने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में परचेज किया है बिकॉज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स द कंसिडरेशन अमाउंट। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 110 लाख, कंसिडरेशन उन्होंने पे किया 100 लाख। तो क्या मिस्टर राजेश के केस में 56,210 अट्रैक्ट होगा? 56,210 तभी अट्रैक्ट होगा जब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का अमाउंट ज्यादा होगा 50,000 से, या फिर 10% ऑफ कंसिडरेशन मतलब 10 लाख से, दोनों में से जो भी हायर मतलब 10 लाख से। यहाँ पे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन एक्जैक्टली 10 लाख है, तो इसका मतलब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन यहाँ पे एक्जैक्टली 10 लाख है, 10 लाख से ज्यादा नहीं है। इसकी वजह से 56,210 और राजेश के हैंड में अट्रैक्ट नहीं होगा। अच्छा, तो देखेंगे नो अमाउंट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ राजेश बिकॉज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन जो है वो 10 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा है, एक्जैक्टली 10 लाख है। अच्छा, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आएंगे, देखेंगे मिस्टर हरीश ब्रदर मिस्टर रवि, मिस्टर हरी के ब्रदर है मिस्टर रवि, ये एक रिटेल ट्रेडर है। तो इसका मतलब, और इन्होंने अपना रेसिडेंशियल हाउस सेल किया है वैलिश को। रिटेल ट्रेडर होने की वजह से ये जो रेसिडेंशियल हाउस होगा ये रवि के हैंड में क्या होगा? कैपिटल एसेट होगा। अच्छा, और वैलिश क्या है? एक होलसेल ट्रेडर है, तो वैलिश के लिए भी ये रेसिडेंशियल हाउस क्या बन गया? कैपिटल एसेट बन गया। तो रवि जब प्रॉपर्टी सेल करेगा तो 50C की तरह से हमें देखना पड़ेगा, और वैलिश जब उन्हें परचेज करेंगे तो हमें 56,210 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। अच्छा, इन्होंने ये प्रॉपर्टी सेल की है 50 लाख की 1/2/2024 को, जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 70 लाख रुपए। अच्छा, द एग्रीमेंट एंटर हुआ था 1/8/23 को, जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 55 लाख रुपए। तो हमें देखना है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हम 55 लेंगे या फिर 70 लेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने 1/8/2023 को, देखेंगे मिस्टर रवि रिसीव्ड अ डाउन पेमेंट ऑफ 5 लाख बाय क्रॉस चेक ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट। पर इन्होंने डाउन पेमेंट सर जी क्रॉस चेक से ली है। क्रॉस चेक प्रिस्क्राइब्ड मोड में, अलाउड मोड में नहीं है। अकाउंट पे ही चेक इज कवर्ड इन द अलाउड मोड, क्रॉस चेक कवर्ड नहीं है। और इन्होंने यहाँ पे पेमेंट चूंकि क्रॉस चेक से ली है, इसलिए यहाँ पे प्लीज ध्यान दीजिएगा, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा वो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का होगा, मतलब 1/2/2024 का होगा, मतलब 70 लाख रुपए होगा। ठीक बात। अच्छा, तो हम देख लेते हैं रवि और वैलिश के लिए। रवि ने प्रॉपर्टी सेल की, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 70 लाख, सेल प्राइस कितना है? 50 लाख। मुझे बताएंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू टू सेल प्राइस का रेशियो कितना है साहब? 140% है। टॉलरेंस कितने तक का? 110% ऑफ द कंसिडरेशन। तो चूंकि ये 140% है जो कि टॉलरेंस से ज्यादा है, इसलिए रवि के लिए जो हम सेल प्राइस कंसिडर करेंगे वो 70 लाख रुपए लेंगे। भले रवि ने 50 का सेल किया, बट हम इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए जो सेल प्राइस या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे वो 70 लाख लेंगे। चूंकि रवि के लिए ये प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है, तो इसलिए यहाँ पे इनके कैप गेन कंप्यूट होगा। अच्छा, तो कैप गेन तो मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 70 लाख रुपए। रवि ने परचेस कब किया था बिल्डिंग को? 17/8/22 को। बिल्डिंग के लिए साहब लॉन्ग टर्म के लिए 24 महीने से ज्यादा होना चाहिए, और ये 17/8/22 को परचेस किया और सेल कब कर दिया? 1/2/24 को, मतलब 24 महीने पूरे नहीं हुए, तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म कैप गेन आएगा। 32 का परचेस किया था, तो शॉर्ट टर्म कैप गेन कितना होगा? 38 लाख रुपए। तो मिस्टर रवि के लिए 38 लाख रुपए शॉर्ट टर्म कैप गेन। अच्छा, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सी। अच्छा, अगर हम वैलिश की बात करें तो वैलिश ने 50 लाख रुपए में 70 लाख रुपए की वैल्यू की प्रॉपर्टी परचेज कर ली, तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन 20 लाख रुपए का है। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन 50,000 रुपए और 10% ऑफ द कंसिडरेशन मतलब 5 लाख से ज्यादा है। तो ये जो 20 लाख रुपए है ये रवि के लिए, वैलिश के लिए अदर सोर्सेस की इनकम बन जाएगा 56,210 में। अच्छा, तो 4 का आंसर बी होना चाहिए। देखेंगे आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पे। और लास्ट में क्वेश्चन देख लें, इज इट टैक्स डिडक्टेबल बाय राजेश एंड वैलिश ऑन मेकिंग द पेमेंट टू द सेलर? राजेश बायर है और वैलिश भी बायर हैं, तो जब भी आपको इमेबल प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करेंगे तो 194(1)(IC में 1% के रेट पे आपको टीडीएस करना पड़ेगा, और राजेश को भी टीडीएस करना पड़ेगा, बिकॉज जो ये पेमेंट कर रहे हैं उसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और जो कंसिडरेशन है वो 50 लाख से ज्यादा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो राजेश के केस में क्या हो रहा है, कंसिडरेशन का अमाउंट 100 लाख रुपीस है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हमने 110 लाख रुपए लिया था। तो जो है इनको अकॉर्डिंगली 110 लाख रुपए का 1% विच इज हायर, इनको 194(I1)(IA) में इनको मतलब टीडीएस करना पड़ेगा। अच्छा, वैलिश की बात करें तो वैलिश ने जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 70 है और कंसिडरेशन का अमाउंट 50 है, तो चूंकि दोनों ही यहाँ मतलब दोनों ही यहाँ पे 50 से ज्यादा है, तो वैलिश को भी टीडीएस करना पड़ेगा 194(IA) में। अच्छा, तो देखेंगे ये द टैक्सेस डिडक्टेबल एट सोर्स बाय बोथ राजेश एंड वैलिश, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो गया 5 का है।